शादी के कार्ड भी छप गए। कुछ कर ना बसुकी। तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तेरी शादी के कार्ड ही छपे, तेरी शादी हुई नहीं अब तक। मैं देखता हूँ। काजल, भाऊजी, हमारी इज्जत से खेलने लग रही है तू, है? काठी में बैठ। काठी में बैठ। ठाकुर साहब, मेरी बात सुनो। भाऊजी आप रहने दीजिए, मैं लीजिए देश में मैं संभालूंगा। समझा इसे। अगली बारी अगर कहीं काजल के आसपास भी दिखाई दिया ना ये, तो 100 टुकड़े करवा दूंगा मैं इसके। भाऊजी आप काजल को ले जाइए, इसे मैं ऐसी सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। समझा? चाहिए। चल रहे। मेरी बात सुनो। तो ठीक है, आज तुम दोनों का फैसला कर ही देते हैं। शाम को मंदिर के पीछे आ जाइयो। इनसे मिल, जिनका नाम कार्ड पे छपा है महेश सिंह। इनकी होने वाली काजल से शादी। अभी सुबह तूने कुछ और, इसको यहाँ लाने क्या अरे मतलब? ठंडा हो जाए यार, तेरा भी इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये बासुकी, काजल का आशिक। कहता है काजल से बहुत प्यार करता है। लड़ो मत, तुम दोनों को यहाँ लड़ने के लिए नहीं बुलाया हूँ मैंने। एक मकसद है मेरा। देख यार महेश, ठंडे दिमाग से सोच यार, क्या फायदा ऐसे शादी का जिसमें 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाए। यार रिश्ते तो जबरदस्ती बन सकते हैं, लेकिन प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। और मैं ना अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उसे कभी दुखी नहीं देख सकता मैं। छोड़ यार, ऐसे बात तो तेरी ठीक है, पर तू तो जानता है ना मेरे बाप को, जान से मार देंगे। और अब इन सब चीजों में मैं कर क्या सकता हूं? यार महेश डर मत, देख मेरे पास एक प्लान है। ये एक भाई का अपनी बहन की खुशी के लिए किया गया सीधा फैसला था, या एक खौफनाक जुर्म के खेल की शुरुआत थी जिसमें दांव पर लग गई थीं कई जिंदगियां। साड़ियाँ अच्छी है ना? अच्छी तरह पैक करना। बजाओ, अच्छा लग रहा है। देखो, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? काजल बिटिया ना दिखाई दे रही? आपकी लाडली है, आप जाने। अरे भगवान, मन से कड़वाहट निकाल दे। सौतेली बेटी तो क्या हुआ, कन्यादान तो हम दोनों को एक साथ करना है। ये प्लानिंग शुरू हुई थी दिल्ली से सटे हुए इलाके प्रकाश नगर में, जहां एक भाई ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर
अपनी बहन को उसके प्रेमी से मिलाने का कदम उठाया था। कई बार हम हालात का जायजा लेने में चूक जाते हैं। जो होता है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो होता नहीं। हमारी इज्जत से खेलना रहा है। आज मैं किस्सा खत्म कर डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। हमारी इज्जत से खेलेगा। ठाकुर साहब एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? सुधीर, आज तो हमारे घर के मामले में कानून को बीच में मत ला। ठाकुर साहब, आप भी कानून को अपने हाथ में ना लो। कैसी बात करने लग रहा है सुधीर? वो कल का छोकरा हमारी इज्जत से खेलने लग रहा है और हम उसका कुछ ना करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। मैं ऐसा कुछ भी ना कह रहा ठाकुर साहब। काजल मेरी भी बिटिया जैसी, और हमारे पीआई साहब राजवीर सिंह जी उस लड़के को बासुरी और ढूंढने गए हैं। आप शांति से काम लो जी, सब ठीक हो जाएगा। आप शांति से इनकी बात तो सुन लीजिए। तो चुप कर सुधीर। अगर शाम तक हमारी बेटी काजल घर ना पहुंची ना तो मने कोई रोक ना पाएगा। हमारी इज्जत और हमारी पगड़ी। वासुकी आपका लड़का है? जी हाँ, क्या हुआ? कहाँ है वो पासी के मंदिर में सुबह से गया हुआ है। ठीक है। साहब क्या हुआ? मेरे बासुकी ने क्या किया? साहब बताइए ना। किशोर बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी साफ कर लो। बेटा किशोर। जी सर। वासुकी नाम का कोई लड़का आया यहाँ? जी। कब से आया मंदिर में? वो सुबह से मंदिर का काम कर रहा है। कुछ दिनों से तो माता की बहुत सेवा कर रहा है। बहुत अच्छा लड़का है। चौधरी, वासुकी, काजल का है? मुझे नहीं पता साहब। मतलब तू यहाँ नहीं बताएगा? काजल किडनैप हो गई और तुझे पता नहीं? हाँ, काजल का किडनैप? मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। तूने तो काजल को किडनैप नहीं करवाया ना, और मंदिर में काम करके खुद को शरीफ आदमी साबित करने की कोशिश कर रहा है। इस कांड में अगर तेरा हाथ निकला ना तो जितनी तेरी उम्र है उतने साल सड़ेगा जेल में। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। सीधे सीधे जवाब दे। सुधीर, बड़े घर की बेटी काजल से प्यार करने की सजा दे रहे हैं आप लोग मुझे, लेकिन सच बोलता हूँ साहब, मैंने उसको किडनैप नहीं किया। सच्चे दिल से प्यार करता हूँ काजल को सर, मैं उसका किडनैप क्यों करूंगा? शर्मा, लेके जाओ इसे। सर मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर काजल से प्यार करता हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। सर महिपाल सिंह बहुत ही गुस्से में है। अगर काजल का कुछ पता नहीं चला तो कुछ भी हो सकता है। वैसे मैंने काजल और बासुकी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए थे सर। काजल का फोन तो उसकी लास्ट लोकेशन से ही स्विच ऑफ है, लेकिन बासुकी ने सुबह 3-4 लोगों से बातचीत की है, पर कुछ खास बात नहीं हुई सर। बल्कि उसने तो काजल से भी कोई बातचीत नहीं की सुबह से। किडनैपर्स की गाड़ी की कोई डिटेल हाथ लगी? सर सिर्फ इतना कि वो नीले रंग की गाड़ी है। मैंने अलर्ट जारी करा दिया है। काजल उस वक्त शादी के जोड़े में थी, उसने गहने भी पहने हुए थे, तो हम चोरी के एंगल से भी इनकार नहीं कर सकते। सर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये सारा खेल बासुकी ने रचा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़की काजल ही कोई खेल खेल रही हो, लेकिन इस सिचुएशन में हम कोई चांस नहीं ले सकते। एक काम करो, बासुकी को रिहा कर दो और उसके पीछे खबरी छोड़ दो। जी। और हाँ, आसपास के सभी पेट्रोल पंप और टोल नाकों की सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। सभी गेस्ट हाउस, होटल, सब जगह चेक करो। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, सब जगह पूछताछ करो। राइट सर। काजल, 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 काजल। कहाँ तुम? कहाँ तुम? काजल कहाँ है?
मुझे भट्टे में नहीं मिली वो। हल्के बोल, प्लान में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया था इसलिए लोकेशन बदलनी पड़ी। मुझे इससे मतलब नहीं है, वो ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। अरे यार भाई हूं मैं उसका, तुझे लगता है मैं उसे कुछ होने दूंगा? चल तो निकल यहाँ से। देख तू और महेश अगर कोई प्लान बना रहे हो ना तो भूल जाना, मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मर भी सकता हूँ और किसी को मार भी सकता हूँ। देख मरने मारने की कोई जरूरत नहीं, हाँ? चला तू निकल यहाँ से। ए महेश, गाड़ी साइड में ले, गाड़ी साइड में ले। क्या रे? क्या चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा भी कि नहीं? मुझे खुद कुछ नहीं पता, मैं तुझे क्या बताऊं? लगता है सारा प्लान गड़बड़ा गया। अब जब तक जगदीप नहीं मिलता हम कुछ नहीं कर सकते। तुम दोनों मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? धोखा? अगर तुझे धोखा देना होता ना तो तुम दोनों को भगाने का प्लान नहीं करते हम लोग। और काजल के गायब होने से मेरा क्या फायदा है, ये सोचा कभी? उल्टा अगर मेरे बाप को पता चला कि मैं इस प्लान में शामिल हूं, जिंदा गाड़ देंगे मुझे। बात करता है धोखे की। सर कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है सर। जितने भी चार्जशीटरों को राउंड पे लिया है कुछ खास जानकारी बाहर नहीं आ रही है सर। सर्कमस्टेंसेस तो बासुकी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो ना हो इस सबके पीछे बासुकी का दिमाग है। ये सारा किडनैपिंग का प्लान उसी ने बड़ी सफाई के साथ रचा है सर। कौन? कहाँ जा रहा है? क्या काम है? छोड़ दे मुझे, मैं ठाकुर साहब से मिलना। छोड़ दे। काम क्या? ठाकुर साहब नहीं खा ले। ठाकुर साहब मुझे मेरी काजल से मिलवा दीजिए सर। हिम्मत कैसी भी यहाँ आने की? ठाकुर साहब मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी कर लूंगा, मुझे एक बार काजल से मिलवा दीजिए सर। वीर सिंह, राधे, साले को जब तक मारते रहो जब तक ये काजल का पता ना बता दे। मार साले। ठाकुर साहब सर अभी भी खबर मिली है कि खिड़की नगर के पास एक खेत में लाश पड़ी है। क्या? चलो हट जाइए प्लीज, यहां से हट जाइए। सर ये तो जगदीप की लाश है, काजल का भाई। ठीक है, इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके घर वालों को इसकी खबर कर दो। और इसके कॉल डिटेल्स जल्द से जल्द चाहिए मुझे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अकेले में यहाँ किससे मिलने और क्यों आया था। जगदीप की मौत के बाद किडनैपिंग का दिखने वाला ये केस अब और उलझकर गंभीर रूप ले चुका था। लेकिन ये सब कौन कर रहा था और क्यों? अब तक ना तो काजल की किडनैपिंग की फिरौती का कोई कॉल आया था और ना ही कोई आपसी दुश्मनी का पता लग पाया था। तो फिर क्या मकसद था गुनहगार का काजल की किडनैपिंग और जगदीप की हत्या के पीछे? तूने एक बार भी सोचा अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तू परेशान मत हो माँ, काजल को मिल जाने दे, मैं और काजल मिलकर तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। मेरा बेटा, मेरा बेटा।
समझ सकते हैं एक बाप पर क्या बीत रही है, जिसका जवान बेटा ठाकुर साहब, हम आपके साथ हैं। सर, खबरी ने बताया कि जगदीप की मौत से कुछ घंटे पहले उसकी बातचीत बासुकी के साथ हुई थी। सर, मुझे लगता है कि बासुकी कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते। ये बासुकी कहाँ है? अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। यार किसे क्या तुम्हारा? इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर के आदमियों ने इसे मार मार के ये हाल बना दी। ठाकुर क्या? बैठिए। अब ये बताओ कि जगदीप की मौत और काजल की किडनैपिंग में तुम्हारा क्या रोल है? क्या जगदीप की मौत हो गई? कल ही तो मिला था सर मैं उससे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बहुत जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। कौन सी बात? काजल की किडनैपिंग का प्लान मैंने, महेश और जगदीप ने मिलके बनाया था। और जगदीप तो मर गया है और महेश को कुछ पता नहीं है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भला क्यों एक भाई अपनी बहन को और एक दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन को किडनैप करेगा? तो आपको क्या लगता है सर कि मैंने काजल को अगवा किया? जब आपका अपना कोई आपसे बिछड़ेगा ना सर, तब आपको पता चलेगा कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। जगदीप और महेश मुझे और काजल को मिलाना चाहते थे सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मेरी बात पे यकीन कीजिए। और जिस जगह उन्होंने काजल से मिलाने का वादा किया तो वहां तो कोई पहुंचा ही नहीं सर। महेश को बुला। यस सर। सर, मैं सच में कुछ नहीं जानता। ये सारा प्लान जगदीप का था। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। मैंने अपने दोस्त से बात करके एक गाड़ी और 2 आदमियों का इंतजाम कर दिया है। शादी वाले दिन पे काजल को ब्यूटी पार्लर से आते हुए किडनैप कर लेंगे और उसे भट्टे पे ले जाएंगे। वहाँ वो उसे बासुकी से मिलवाएंगे और महेश तू उन्हें जयपुर भेज देगा। हमारी हरकतों पर पुलिस और सबकी नजर होगी, इसलिए उस दिन हम आपस में एक दूसरे से फोन पे बात नहीं करेंगे। और हाँ बासुकी, उस दिन सबसे पहले शक तुझ पे जाए, इसलिए उस दिन तू यहाँ मंदिर में ही रहना। तुम लोगों ने शादी ब्याह को खेल समझ रखा है क्या? ये सब कुछ पहले बता देते तो जगदीप की मौत नहीं होती और काजल को ढूंढ निकालने में मदद मिलती। माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई, लेकिन मेरी काजल को ढूंढ निकाली है। न जाने सर मेरी काजल किस हालत में होगी। हो गया तुम्हारा ड्रामा खत्म, कर ले अपना काम। जैसा नजर आ रहा था वैसा है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी प्लानिंग की आड़ में किसी और ने अपना खेल खेला है। ये लो 1.5 लाख रुपया। हाँ ठीक है सर, जगदीप के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी आखिरी बातचीत किसी अननोन नंबर से हुई थी और ये अननोन नंबर चोरी गए मोबाइल का था सर, जिसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई गई थी। और उस मोबाइल की लास्ट लोकेशन उसी खेत के आसपास है जहां से जगदीप की लाश मिली थी। फिलहाल तो फोन स्विच ऑफ है सर। हाँ अभिषेक बोल। हेलो पापा। क्या रे? किसको फोन लगा रहा है? अभिषेक क्या हुआ? The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. हाँ हेलो, तुम घर पे हो? अभिषेक से बात कराओ। अभिषेक घर कुछ बता के गया है? नहीं कुछ नहीं, मैं बताता हूं तुम्हें। हाँ
हेलो। हाँ बेटा, अभिषेक तुम्हारे यहाँ है? नहीं, कुछ नहीं। वो आएगा तो बोलना कि मुझे फ़ोन करे। हाँ। सर, अभी अभिषेक का फ़ोन आया था सर, मेरे बेटे का। बड़ा घबराया हुआ था सर, किडनैपर के बारे में कुछ बता रहा था, लेकिन फ़ोन बीच में कट गया। मैंने बाद में फ़ोन लगाया सर, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने घर पे, दोस्तों पे, सभी से बात की सर, लेकिन बात नहीं हो पा रही। वो किसी के साथ नहीं है। उसका फ़ोन सर्विलेंस पे डालो। हाँ सर। जब आपका अपना कोई आपसे बिछड़ेगा ना सर, तब आपको पता चलेगा कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिषेक का किडनैप? चलो। महेश और बासुकी द्वारा जगदीप के बनाए प्लान का राज खुल जाने के बाद पुलिस असमंजस में पड़ गई थी। एक तरफ सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था और दूसरी तरफ प्लान बनाने वाला खुद अपने ही प्लान का शिकार बन गया था। और अब तो गुनहगार का हौसला इतना बढ़ चुका था कि सब इंस्पेक्टर के बेटे अभिषेक की किडनैपिंग के पीछे उसी का हाथ होने की संभावना ने सबके होश उड़ा दिए थे। अक्सर हमें लगता है कि पुलिस वाले दूसरों के दुख समझ नहीं पाते, पर असल में उनकी ड्यूटी ऐसे कठिन हालात से घिरी होती है जहां उन्हें गुनहगारों को पकड़ने के अलावा और कोई सुध-बुध नहीं होती। बासुकी कहाँ? यहाँ नहीं है। सुधीर, घर की तलाशी लो अच्छी तरह। जी सर। नहीं सर, अंदर तो कोई भी नहीं। बासुकी और अभिषेक के मोबाइल की करंट लोकेशन ट्रेस करो। आज मैं पीएसआई सुधीर की बीवी नहीं, अभिषेक की मां बन के आई हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे की जान खतरे में है। आप उसे बचा लीजिए, प्लीज उससे बचा लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, आप पानी पीजिए। घबराइए नहीं, हम बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालेंगे। इन्हें छोड़ के आओ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ। अभिषेक की कोई खबर? नहीं सर, लेकिन हमारी एक टीम उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है सर। कहीं ये महिपाल का खेला हुआ खेल तो नहीं? मुझे नहीं लगता सर। महिपाल सिंह एक दबंग आदमी है सर। वो चाहे तो अपनी बेटी को सरेआम गोली मार सकता है, लेकिन ये किडनैपिंग का खेल नहीं खेलता सर। और वैसे भी मामला अब उसके इकलौते बेटे की मौत से जुड़ गया है सर। मुझे नहीं लगता सर। काजल कहाँ है? पैसे? नहीं, पहले काजल को बुलाओ। पैसे? काजल को बुलाओ। हेलो, क्या? हम पहुंचते हैं। क्या हुआ? एक लाश मिली है सर। चलो। हट जाइए प्लीज, हटिए यहाँ से। आइए साइड में।
लगता है काजल को भी बड़ी बेरहमी से मारा गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और महिपाल सिंह की फैमिली को इन्फॉर्म करो। जी सर। जिस काजल की फर्जी किडनैपिंग से इस केस की शुरुआत हुई थी, अब उसी काजल की लाश बरामद होने के बाद इस इन्वेस्टिगेशन को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। जिन हालात में काजल की लाश मिली थी वो बहुत ही गंभीर और खतरनाक जुर्म की गवाही दे रहे थे। बेटी का कन्यादान करने चला था, अब क्रियाक्रम करना पड़ रहा है। इंस्पेक्टर साहब, काजल का उन दोनों में कई बार रेप हुआ था और 2 लोगों के सैंपल भी पाए गए सीमेंट के। उसके सर पर किसी भारी चीज से चोट की थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हेलो, सर एक और लाश मिली है। सर ये तो बासुकी है। इसके भी सर पर सर वैसे ही वार किया गया है जैसे जगदीप के साथ हुआ था। बासुकी और जगदीप की लाशें जिस तरह से मिली हैं, लगता है कातिल को एक ही है और आसपास है। अच्छा, वो पेट्रोल पंप और टोल नाके की फुटेज का क्या हुआ? फुटेज मिल गई सर। हमारी एक टीम उसे बारीकी से स्कैन कर रही है। ये जो भी है या तो बहुत शातिर है या फिर कोई इन्हें पनाह दे रहा है। साहब, मैंने कल शाम इस लड़कों को दीवारों पर पोस्टर लगाते हुए देखा था। काजल और बासुकी की नई जिंदगी की शुरुआत तब उन दोनों की मौत पर खत्म हो चुकी थी। अपराध एक के बाद एक खुलते जा रहे थे, लेकिन गुनहगार का घिनौना चेहरा अभी तक सामने नहीं आया था। इंस्पेक्टर साहब, क्या दोष था मेरे बासुकी का? इतना ही ना कि उसने प्यार किया, उसने अपनी छोटी आंखों से बड़े सपने देखे। देखिए, हमें बासुकी की मौत का बेहद अफसोस है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उसके कातिलों को बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे और सख्त से सख्त सजा देंगे। सर, अभिषेक की लोकेशन ट्रैक हो गई है। जी, आप अभी घर जाइए। चलो। सर ये तो महिपाल सिंह का पुराना गोडाउन है। हवलदार, एम्बुलेंस बुलाओ और इस महिपाल सिंह को पुलिस स्टेशन बुलाओ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या जानना चाहते हैं आप? जानना नहीं, आपको बताना चाहते हैं। आपको पता है कि आपके गोदाम में पीएसआई सुधीर के बेटे अभिषेक को जान से मारने की कोशिश की गई। आपको पता है कि आपके बेटे जगदीप ने महेश और बासुकी के साथ मिलकर काजल को किडनैप करने का प्लान बनाया। काजल अपनी मर्जी से ही किडनैप हुई थी। मैं नहीं जानता कि जगदीप ऐसा कुछ कर सकता है। मैं ये भी नहीं जानता कि अभिषेक हमारे गोदाम में कैसे पहुंचा। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि हमारी बेटी काजल हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी कर सकती है, पर अपने भाई की जान नहीं ले सकती। अब ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह पता करने का काम आपका है। राम राम। मैं उन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूं। दोनों चकरपुर के लखन और बबलू हैं। दोनों का प्लान जयपुर जाने का था। तुम उन्हें इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हो? क्योंकि तीसरा किडनैपर मैं खुद था। मैंने रखा तो उन्हें अपने काम के लिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो क्या बकवास कर रहा है? सुधीर, होश में तो है? सुधीर छोड़ो उसे। दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या बकवास कर रहा है? छोड़ो उसे, मैंने कहा। सर अभिषेक के बयान के मुताबिक लाखन और बबलू के नाम पर सकरपुर चौकी में भी लूटपाट का केस दर्ज है। सर ये उनकी डिटेल्स आई है। इन दोनों के फोटोग्राफ्स दिल्ली से लेकर जयपुर तक सारे पुलिस स्टेशन, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और चेक नाकों पर सर्कुलेट करो और अपने खबरियों को भी एक्टिवेट करो। किसी भी कीमत पर ये बच के नहीं निकलने चाहिए। सर
सर, मुड़का का पेट्रोल पंप से फोन आया है। वो किडनैपर्स बाईपास से जयपुर निकल रहे हैं। क्या? उनका लोकेशन भी ट्रेस हो गया है। ये पुलिस कहां से आ रही है? क्या कर रहा है? अबे भगा! और तेज! अबे अबे भगा! रुक! आगे लाओ, इसके आगे चलो। गाड़ी रख! पीछा करो इसका। तो रास्ता बंद है। भाग जल्दी भाग। रुक! साले अरे नहीं सब अरे बच करो सब। किसके इशारों पे नाच रहे थे? बता तो सब बता तो। भाऊजी, मुझे माफ कर दीजिए भाऊजी। मैंने जो भी कुछ किया वो जगदीप के कहने पर किया भाऊजी। मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों से वादा किया था कि अपनी बेटी को आपके घर की बहू बनाऊंगा, मगर चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, आप ही की बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। और आप सरकारी मेहमान। मतलब ले चलो बाप बेटे को। चलो। अरे लेकिन मैंने क्या किया? अरे छोड़िए भाऊजी। हमें यह क्यों लाया गया है? तुम्हारे मुंह से तुम्हारी काली करतूतें उगलवाने के लिए। चौधरी, वासुकी और काजल की शादी करवाने के लिए जगदीप और मैंने किडनैपिंग का ड्रामा किया था, और उसके लिए मैंने बबलू यादव और लाखन की मदद भी ली थी। प्लान के मुताबिक हमने लड़की को उठा लिया। फिर फोन आया कि काजल को भट्टे पे न ले जाकर किसी और लोकेशन पे ले जाना है और जान से मार देना था। उनके पास तुम्हारा नंबर कहां से आया? सर, जगदीप के प्लान के हिसाब से मुझे सिर्फ इतना करना था कि काजल और वासुकी को यहाँ से भगाने के बाद जयपुर में उनके रहने का इंतजाम करूं, और इसीलिए मेरे पास वो नंबर था जो ये तीनों इस्तेमाल कर रहे थे, और इसके बारे में मैंने पिताजी को पहले ही बता दिया था। शादी के कुछ दिन पहले ही मुझे तहसीलदार से ये खबर मिल गई थी कि महिपाल सिंह अपनी जायदाद अपने बेटे जगदीप और बेटी पूजा के नाम कर रखी है। सोचा शादी के बाद कोई रास्ता निकालूंगा, मगर जैसे ही महेश ने इनका प्लान मुझे बताया, मेरे दिमाग में एक और प्लान आ गया। काजल को तो मारना ही था, पर उसकी खूबसूरती सांप बनकर हमारे दिमाग को ढस रही थी। इतने में अभिषेक जगदीप को लेने बाहर चला गया, और इसी बीच हमें काजल को मारकर फरार होना था। लेकिन जगदीप मुझसे नाराज था कि मैंने लोकेशन क्यों बदली। मुझे बताए बिना लोकेशन चेंज क्यों की? मुझे काजल से अब मिलना है। मैं सड़क के किनारे से जगदीप को लेकर वापस आ रहा था, तो हमने देखा कि बबलू काजल को अपनी हवस का शिकार बना रहा है। जगदीप गुस्से में बबलू पर टूट पड़ा और इतने पे पीछे से
मेरी आंखों के सामने मेरी बहन काजल की इज्जत को तार तार किया जा रहा था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं इनके साथ मिले रहने का नाटक करूं। मैंने मौका पाकर पापा को कॉल करने की कोशिश की थी। क्या रे? शक तो इस पर हमको पहले ही से था। इसे भी मार डाला पर ये बच गया। पहले मुझे महिपाल सिंह की आधी प्रॉपर्टी का सपना था, लेकिन जगदीप के मरने के बाद मैं उसकी पूरी प्रॉपर्टी हथियाने के सपने बुनने लगा। लेकिन ये बबलू और लाखन काजल को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इनकी पैसों की भूख बढ़ती जा रही थी। बासुकी को क्यों मारा? बासुकी तो इश्क में अंधा होकर खुद ही हमारे चुंगल में फंस गया। उसने जगह जगह पोस्टर छपवाई कि काजल का पता लगाने वाले को 1.5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। बबलू ने बासुकी को फोन पर काजल की आवाज सुनाई और पैसों के साथ बुलाया। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ काजल कहाँ है? पैसे काजल को बुला। और काजल? काजल का जितना फायदा उठाना था हमने उठा लिया। अब वो हमारे लिए खतरा बन चुकी थी, तो हमने उसे भी। तेरे लालच ने 2 घरों के चिराग बुझा दिए। सिसक सिसक के काजल ने अपनी जान दी। इस घिनौने अपराध के लिए फांसी का फंदा भी तेरे लिए एक छोटी सजा है। आरती, आरती पानी पिला। आजो तेरे लिए क्या लाया हूं। आरती, आरती, आरती कहीं थे? आरती, आरती, जिग्नेश भाई। अरे श्रीकांत भाई, શું થયું? आरती को देखा क्या? आरती को यहाँ कैसे देखूंगा? नहीं नहीं, हो सकता है कि इधर से गुजरी हो तो आपने देखा हो तो। नहीं नहीं। अरे बात तो સાંભળો। हाँ जतिन भाई बोलो। अरे जतिन भाई 4 कलाक से ढूंढ रहा हूँ उसको। तो थोड़ा और ढूंढ लो ना श्रीकांत भाई। जतिन भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। अरे कभी घर से बाहर। अरे श्रीकांत भाई तुम्हें टेंशन नहीं लो, आप घर पे जाके इंतजार करो, हो सकता है वापस आ जाए। अरे नहीं आएगी जतिन भाई, पता है मेरे को कुछ गड़बड़ है। मैं एक काम करता हूँ, पुलिस में जाके रिपोर्ट करता हूँ। साहब आरती गोयल नाम है इसका। कितने साल की है? 19 देखने में छोटी लगती है। आप इसके क्या लगते हैं? जी काका, भतीजी है मेरी। किसी लड़के के साथ कोई चक्कर, आसपास कोई जान पहचान, कोई अफेयर, ऐसा कुछ? नहीं साहब, हो नहीं सकता है, वो ऐसी लड़की ही नहीं है। आपके साथ कोई कहासुनी हो गई हो, आपने डांट दिया हो और गुस्से में घर छोड़कर भाग गई, ऐसा कुछ? नहीं नहीं साहब,
मैं क्यों डांटूंगा भला उसको? मैंने तो जिम्मेदारी ली है उसकी। वो साहब क्या है कि लड़की थोड़ी दिमाग से मतलब थोड़ा दिमागी बीमारी है उसको। जब से उसके पिताजी गुजर गए ना तब से। लड़की का फोन नंबर? हाँ साहब वो देखिए, फोन नंबर से उसके रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं, उसे ट्रैक भी किया जा सकता है। हाँ साहब, पर वो फोन वापरती नहीं थी ना। तो आप उसको कांटेक्ट कैसे करते थे? लैंडलाइन पर। लैंडलाइन से तो घर के अंदर कांटेक्ट होगा, घर के बाहर कॉलेज वगैरह भी तो जाती होगी। कॉलेज नहीं साहब, कॉलेज नहीं जाती थी ने। वो क्या है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था ना उसका, तो घर के काम करती थी। बहुत सीधी सादी लड़की है वो साहब, इसलिए बहुत डर लगता है मुझे। प्लीज आप कैसे भी करके उसको ढूंढ दीजिए। जैसे मिल जाए ना मेरे को फोन करिए, कभी भी कोई टाइम में मैं आ जाऊंगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर। फोटो की कॉपीज करवाओ और सारे हॉस्पिटल्स और मॉर्ग्स में इंक्वायरी करो। सारे पुलिस स्टेशन में फोटो सर्कुलेट करो। तब तक आसपास पूछताछ करते हैं। यस सर। आई थी यह लड़की तो श्रीकांत भाई अपने साथ लाए थे। कब? 1.5-2 महीने हो गए होंगे। उसके बाद वो छोकरी कभी दिखाई नहीं दी। श्रीकांत भाई उसे घर के अंदर रखते थे ताला लगाकर। मुझे सब बड़ा अजीब सा लगा। तो फिर मैंने एक दिन श्रीकांत भाई से पूछा कि ताले का चक्कर क्या है, तो बोले अरे वो भतीजी छे हमारी, लेकिन नॉर्मल नहीं छे, दिमाग की प्रॉब्लम है ना उसको, इसीलिए ताले के अंदर रखना पड़ता है उसको ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अभी अलीपुर किधर भी चली गई तो टेंशन है ना। भागी गई? मुझे तो पहले ही पता था कि भाग जाएगी। क्यों? मैंने देखा था श्रीकांत को उसके साथ अजीब अजीब हरकत करते हुए। हाँ जयश्री बहन बोलो। आ पार्सल तमारो कुरियर वालों आप ही गयो तो आप घर पे थे नहीं और किसी ने दरवाजा भी खोला नहीं, तो मुझे देखे गया हूँ। वो भतीजी से हमारी गांव से आई है। ठीक है, थैंक यू। वो लड़की इतनी डरी हुई थी और रो रही थी। छोटी बच्ची सी तो थी वो बेचारी। आईडी? ये आपका शादी नहीं है? हाँ। नाम? सीमा गोयल। कोई आईडी? मैंने आईडी दी ना, आप इसी से काम चला लीजिए। ओके। यस सर। मतलब ये सेक्सुअल अब्यूजमेंट का केस हो सकता है? जी सर, हो सकता है। इसीलिए शायद श्रीकांत इतना भौंकलाया हुआ है ताकि आरती कहीं किसी को कुछ बता ना दे। पॉसिबल। एनीवेज, पहले सारी बातों को साबित करना होगा, तभी कोई एक्शन ले पाएंगे। श्रीकांत को पुलिस स्टेशन बुला। ओके सर। सर, श्रीकांत का कुछ पता नहीं चल रहा है। आसपास के लोगों से? तो सबसे पूछताछ कर ली। जब से आरती लापता हुई श्रीकांत अपने दुकान तक नहीं पहुंचा। सर, उसके घर के आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। मेहता, तुम ऊपर जाओ, तुम लोग इस तरफ जाओ। सर, ये देखिए श्रीकांत के बाइक के पेपर्स। मतलब परमानेंट एड्रेस कहीं और का है। शायद श्रीकांत वहीं मिलेगा। चलो। यस सर। कमाल है, श्रीकांत के माँ बाप है आप। वो कहाँ गया, उसे क्या हुआ, आप कुछ नहीं जानते? मेरे को इसी बात का डर था। मैं तमने कीधु हतो कि एक बार फोन करके देखो। जो ये क्या हो गया? कया गयो मारो श्रीकांत?
मतलब साहब, श्रीकांत से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं। जिस दिन से वो उस लड़की को लेकर आया था, आज सोच है तूने लगन कर लिया हमारे बिना। अरे बापूजी लगन करना थे ने, कर ली। अब हमें आप भी स्वीकार करो, अन्य आशीर्वाद दो। इस छोकरी की उम्र देखी है तो सिर्फ आधी उम्र की लगती है ये। तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, लेकिन इसमें हम भागीदार नहीं होंगे। अरे जब लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों क्यों हो रही है? अरे मेरे को उधर आना ही नहीं चाहिए था, माथा फिर गया था मेरा जो राय में। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, हमारी एक न सुनी और उस लड़की को लेकर निकल गया। यही वो लड़की है जिससे श्रीकांत ने शादी की थी? हाँ जी। इसी से लगन किया था श्रीकांत ने। तो फिर श्रीकांत ने हमसे झूठ क्यों बोला कि आरती उसकी पत्नी नहीं भतीजी है? आरती गोयल नाम है इसका। कितने साल की है? 19। आप इसके क्या लगते हैं? जी काका, भतीजी है मेरी। शायद लड़की उम्र में छोटी है, इसलिए हमें आरती के घर वालों से भी पूछताछ करनी होगी। नहीं साहब, मेरी आरती तो बहुत खुश थी। उसकी शादी हमने धूमधाम से करवाई थी। उसकी शादी आपने करवाई कैसे? वो तो बहुत छोटी थी ना। आंसू बात करो छो साहब, मारी छोकरी तो 19 वर्ष नहीं आती। कोई सबूत है आपके पास इस बात का? हाँ साहब, जा तो निकला और शपथनामा तो ले आओ तो जाई ने। साहब ये देखिए एफिडेविट। बर्थ सर्टिफिकेट। गांव देहात में कहाँ होता है ये सब? कौन सा स्कूल में पढ़ती थी आपकी बेटी? साहब उसको पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, हम बाद में आते हैं। इसे जानती हो तुम? ये आरती है, मेरी दोस्त। मैं, आरती और मृदुला। पक्का? आरती से कोई बात नहीं हुई थी तुम्हारी? नहीं सर, उसकी शादी के बाद उससे कुछ भी बात नहीं हुई थी। क्या उम्र है बेटा तुम्हारी? 15 साल। इस पहेली में कई सवाल जुड़ते जा रहे थे। क्या आरती की असली उम्र के रहस्य का उसकी गुमशुदगी से या श्रीकांत के लापता होने से कोई संबंध था? क्या श्रीकांत वाकई गुमशुदा था या फिर पुलिस उसके द्वारा आरती पर किए गए जुल्मों के बारे में जान गई है? इस बात की भनक लगते ही वो रफू चक्कर हो गया, या फिर सच्चाई इन सभी संभावनाओं से परे थी? मल्टीपल स्टैब वुंड्स हैं। किसने मारा होगा? वो भी इतनी बेरहमी से? इसके सारे रिकॉर्ड्स आ गए? सर बैंक स्टेटमेंट्स तो आ गए हैं, फोन कंपनी से भी बात हो गई, रिकॉर्ड्स आते ही होंगे। सिर्फ एक लड़की लापता हो जाती है, उसका पति खुद चल के मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाता है और झूठ कहता है कि वो मेरी पत्नी नहीं भतीजी है। आरती गोयल नाम है इसका। प्लीज आप कैसे भी करके उसको ढूंढ दीजिए। आप इसके क्या लगते हैं? भतीजी है मेरी। और उसके बाद श्रीकांत की मौत हो जाती है। हो ना हो, उसकी मौत का कनेक्शन आरती के लापता होने से जरूर है। सर मुझे लगता है ये लड़की 100% इन्वॉल्व है। हाँ, मगर इन्वॉल्व है तो भी ये काम अकेले करना उसके बस की बात नहीं है। मुझे लगता है कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है जो श्रीकांत की तरह आरती को अपना शिकार बना रहा है। सर हाँ, तो श्रीकांत के फोन और बैंक रिकॉर्ड्स। ये फोन रिकॉर्ड्स का क्या हाल है? सर ज्यादातर कॉल्स घर और दुकान के लैंडलाइन से ही हैं, सिवाय 2 नंबर्स। ये देखिए सर, ये नंबर और ये दोनों बार बार आ रहे हैं। पता करो किसके। जी सर। सर बैंक रिकॉर्ड्स में कुछ? हाँ, एक अजीब बात सामने आई। ये देखो, हर महीने 15,000 का ट्रांजैक्शन, और देखो किसके खाते में जा रहा है? सुरेश पटेल, यानी कि श्रीकांत के पिताजी। हाँ, और उसने हमसे क्या कहा? श्रीकांत से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं। झूठ बोल रहा था वो। और एक अजीब बात, ये देखो,
अचानक 6 लाख रुपए का कैश विड्रॉल। जिस अकाउंट में इतने सालों से इतना कम मूवमेंट है उसमें अचानक 6 लाख रुपए का विड्रॉल। पता करना होगा ये 6 लाख रुपए आखिर गए कहाँ और किसे। श्रीकांत के माँ बाप को पता होगा। चलो। यस सर। ये कैसे हो गया? मेरा श्रीकांत से सच में कोई कांटेक्ट नहीं था साहब, इसीलिए उससे पैसे लेने में भी हमें शर्म आती थी। सर उन फोन नंबर्स के डिटेल्स आ गए हैं जिन पर श्रीकांत ने कांटेक्ट किया था। करेक्ट। किसका है? सर कोई जिग्नेश मेहता और जतिन धुमासिया का है। कोई एड्रेस? दोस्त हो तो फिर उसकी वाइफ को भी जानते होगे? हाँ आरती भाभी ने। हाँ जानता हूँ ना। उन दोनों के बीच संबंध कैसे थे वो पता नहीं। हाँ पर लास्ट टाइम जब श्रीकांत भाई दिखे थे तभी वो आरती भाभी को ही ढूंढ रहे थे। आरती को देखा क्या? आरती को यहाँ कैसे देखूंगा? नहीं हो सकता है कि इधर से गुजरी हो तो आपने देखा हो तो। नहीं। आज सवारती साहब यही सोच रहा था कि श्रीकांत भाई का फोन नहीं आया अब तक। आखिरी बार जब आपकी बात हुई थी श्रीकांत से क्या बात हुई थी? तू अंदर जाने आराम कर। हाँ साहब लो ने पानी। थैंक यू। तब नो थैंक्स। शायद आपको पता नहीं साहब, आरती को मानसिक बीमारी है। श्रीकांत भाई का कोई कांटेक्ट नहीं। हेलो। कहाँ थे तुम इतने दिन? हाँ बोलो। मैं बाहर गई थी, घूमो गई थी, रास्तों भूल ही गई। क्या उम्र है तुम्हारी? साहब मैंने बोला ना आपको, मैं 19 की हूँ। आरती झूठ बोलने से पहले अच्छे से सोच लो। श्रीकांत को तुम नहीं मारा है ना? श्रीकांत जी मर गए? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो तुम। एक तो तुम्हारे पति का मरने का कोई दुख या गम तुम्हारे चेहरे पर दिख नहीं रहा है, जैसे कि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता हो। और तुम्हारा ठीक उसी समय गायब हो जाना जिस वक्त तुम्हारे पति की मौत होती है। आरती हमें तुम पर पहले से ही शक है। अब तुम जितना ज्यादा झूठ बोलती जाओगी हमारा शक उतना ही बढ़ता जाएगा। सच बताओ। नहीं साहब, मैंने श्रीकांत जी को नहीं मारा। मारा है या नहीं मारा वो हम पता कर लेंगे। खून करके कोई बचता नहीं है। देखो आरती, तुम्हें बयान बदलना है तो अब भी बदलो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। सच बताओ, सही में तुम्हारी उम्र 19 साल है? हाँ। आरती तुम्हें पता है ना, हम एक मेडिकल टेस्ट करवाएंगे और 1 सेकंड में तुम्हारी असली उम्र हमारे पास होगी। मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना, मैं घर जाना चाहती हूँ। वो लोग मेरे साथ जबरदस्ती करते। साहब मुझे बचा लीजिए। देख आरती, बहुत है क्या हो गया? चुपचाप चल वरना। नहीं आऊंगी मैं, जो करना है कर लो। क्या बोली? नहीं आएगी? हाँ? आंख दिखाएगी हम लोगों को? जबान लड़ेगी? चल चल चल। आप लोग इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि कानूनन ये बालिग है। हाँ, अगर नाबालिग होती तो आप इसे अपने साथ घर ले जा सकते थे। बताइए,
बालिग है या नाबालिग? इसकी असली उम्र क्या है? 15, 16? सब 19 वर्ष नीचे, 19 साल की। फिर तो आपने इसके साथ कोई भी जबरदस्ती की तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे आप, समझे? जाइए साहब। जाइए, हम इसे छुड़वा देंगे। बच्ची है सर, मुझे नहीं लगता फोन इसने किया होगा। मेहता, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इस बात को तुम अच्छी तरह से जानते हो। आरती का बैकग्राउंड चेक करवाओ और जिस जगह से श्रीकांत की लाश मिली थी उसके आसपास के इलाके में इसके फोटोज को सर्कुलेट करो। हो सकता है कहीं पर किसी ने इसे देखा और इसे पहचान ले। यस सर। इस लड़की को देखा है कहीं? हाँ सर, पास के होटल में ही आई थी और इसके साथ में एक लड़का भी था। उस लड़के की शक्ल देखी थी? हाँ सर। मैंने इसे नहीं देखा साहब। आरती झूठ मत बोलो, सच उगलवाने के बाकी तरीके भी आते हैं हमें। मेरे को नहीं पता, आप मेरे पे आरोप क्यों लगा रहे हो? आपको पूछना ही है तो कपिल भाई से पूछो ना। मैंने देखा था उसे श्रीकांत जी के साथ झगड़ा करते हुए। अरे लड़की है वो, लगन किया तूने उससे? लगन कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है कि मन बदल गया तो वापस कर दो। देख, तुझे नहीं चाहिए तो बोल दे, मैं इसको वापस लेके जाता हूँ, लेकिन पैसे वैसे वापस नहीं मिलेंगे। अरे ऐसे कैसे देगा तू? मजाक समझा क्या? पैसे भी तेरे, लड़की भी तेरी। हाँ? अच्छा, लेकिन अब तक तो वो तेरे साथ ही थी ना। बोल, इतने दिन उसको वापरा कि नहीं वापरा? ये सब भी मुफ्त में नहीं होता है, चार्ज लगता है इसका भी। मेरे को सिखाता है तू? मेरे को सिखाता है? निकल यहाँ से, निकल। जा रहा हूँ मैं, लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, याद रखना तू। हाँ जा, जा रहा हूँ। हाँ साहब, श्रीकांत भाई ने 6 लाख रुपए दिए थे मेरे को, पर आरती माटे नहीं। दहेज तो हम देंगे ना, उनसे लेंगे थोड़ी। वो क्या है ना साहब, मेरे को नवा धंधा स्टार्ट करना था, એટલે कैपिटल के नाम पर उन्होंने पैसे दिए थे मेरे को। घर नो जमाई छीने, वो मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर साहब, मैं वो पैसे उनको वापस देने वाला था। तुम्हारे साथ श्रीकांत का जो झगड़ा हुआ था उसका क्या? ना साहब, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था। मैं और श्रीकांत भाई तो पक्के दोस्त बन गए थे, वरना आजकल के जमाने में इतने पैसे कौन किसी को देता है? तो तुमने उसे नहीं मारा? ना साहब, इतने भले आदमी को कोई क्यों मारेगा? साहब, आप आरती से पूछो, उसी ने किया होगा। सर, दोनों एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है और क्यों? भाई दोनों ही तो झूठ नहीं बोल रहे सर। શું વિચારો છો સર? विचारो છું કે इसको कहीं देखा है, कहाँ? क्यों, अब गले से आवाज नहीं निकल रही तेरी? और आप, यही वो बेटा है ना जिसके घर लौटने पर आप हमें इन्फॉर्म करने वाले थे? उस दिन तस्वीर देख ली थी तो याद आया। ठीक है, वो आए तो इन्फॉर्म करिए। जी साहब। इतनी नफरत करता था तो श्रीकांत से? अपने भाई के मौत पर जब माँ बाप शोक मना रहे थे तब तू गायब था। वो मुझे कुछ जरूरी काम था। कौन सा जरूरी काम? काम से आरती का कोई लेना देना? देख, सच बता दे, वरना तेरे को इतना मारेंगे ना कि बजाय इसके तू अपने माँ बाप की सेवा करे, तेरे माँ बाप जिंदगी भर तेरी सेवा करेंगे, समझा? बोल, क्या कर रहा था आरती के साथ? मदद कर रहा था उसकी भागने में। श्रीकांत उसे बंद करके रखता था, मैंने घर के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर उसकी भागने में मदद की।
तू आरती से प्यार करता था ना, इसीलिए उसके साथ मिलकर श्रीकांत की जान ले ली। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको क्या लगता है मैं श्रीकांत हूँ? सर मैं इतना गिरा हुआ, इतना नीच इंसान नहीं हूँ कि एक छोटी सी लड़की के साथ। आपको मारना है ना मुझे, जितना चाहिए उतना मारो, लेकिन प्लीज सर मुझ पे ये घटिया इल्जाम मत लगाओ। आरती सच सच बताओ, तुमने विपुल के साथ मिलकर उसको मारा है ना, श्रीकांत को? क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच? हम दोनों के बीच શું બોલું છું તમે? विपुल भाई ने तो मुझे उस राक्षस से बचाया है। वो शरीफ आदमी है साहब, ना वो मेरे बारे में कुछ गलत सोचेंगे ना मैं उनके बारे में। श्रीकांत ने मेरे साथ क्या क्या किया आपको नहीं मालूम साहब। अच्छा हुआ, सारू थी वो मर गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, और अब मेरे पे शक कर रहे, विपुल भाई पे शक कर रहे। संदिग्ध अपने बयानों और स्पष्टीकरण से किसी तरह से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। अब पुलिस के सामने 3 मुख्य संदिग्ध आए। पहला आरती का भाई कपिल, जो लालच की वजह से पैसे लौटाने को तैयार नहीं था। दूसरा श्रीकांत का भाई विपुल, जिसे श्रीकांत और उसके किए से सख्त नफरत थी। और आखिर में श्रीकांत की पत्नी आरती, जो श्रीकांत की दी हुई यातनाओं का बदला चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। इस गतिरोध के सामने तहकीकात घुटने टेकने ही वाली थी कि अचानक एक वारदात हुई। सर, मृदुला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर ये मृदुला तो 15 साल की थी, नाबालिग। बैकग्राउंड चेक, इसके घर वालों से बात की? यस सर, उसके घर वालों ने बताया कि वो शादीशुदा है। उसके पति का नाम जिग्नेश है और एड्रेस उसी दुकान का है जो श्रीकांत के दोस्त जिग्नेश का है। यस सर। बोल, वरना खाल उधर दूंगा तेरी। कुछ भी खरीदने बेचने की लायक नहीं रह जाएगा, तू समझा ना? बोल। साहब मैंने मृदुला को नहीं मारा है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने उसके फैमिली को पैसे देके उससे शादी की, लेकिन मारा नहीं। मुंह सुकाम अपना ही नुकसान करा उन्हें। पैसे तो वसूल होने चाहिए। साले, पैसे वसूल? इंसान थी वो, खिलौना नहीं, समझा? और एक बात बता, मृदुला के परिवार से तुझे किसने मिलवाया? वो हमारे दोस्त है ना, उन्होंने भी उसी गांव की छोरी से लगन किया था। क्या नाम है उसका? जतिन भाई, भोजन बहुत स्वादिष्ट लागे छे। अरे खास તમારા માટે બનાવ્યું છે, મજા કરો ને। ખાઓ ખાઓ। वैसे तुम दोनों को अब तक कोई घूरने वाली मिली है कि नहीं? मिले भी तो એટલે ભાભી માફિક जवान और खूबसूरत थोड़ी ना मिलने वाली है। अरे मिलेगी भाई, मैं कहता हूँ मिलेगी। बोलो पैसा है? खूबसूरत, जवान, हर बात मानने वाली, एकदम मासूम, बस पैसा चाहिए बस। बोलो है? तो तूने पैसे देकर एक नाबालिग लड़की को खरीद ली? नहीं साहब, सोगन कहने कहूँ छू, मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो नाबालिग है। उसके घर वालों ने तो वो बालिग होने का प्रमाण भी दिया था। कैसा प्रमाण? वो एफिडेविट। 27 अगस्त की रात को कहाँ थे तुम? साहब मैं तो घर पर ही था। साबित कर सकते हो? हाँ मतलब आप मेरी बीवी से पूछ लीजिए, हम दोनों घर पर ही थे, साथ में टीवी देख रहे थे। कहाँ है वो? बुलाओ। हाँ जी। अरे सांभड़, आई आओ तो। सत्ताईस अगस्त रात को क्या ये आपके? मेरे साथ ही थे, हम लोग टीवी देख रहे थे। श्रीकांत और जिग्नेश ने तुम्हारे जरिए पैसे देकर शादी की? ना ना साहब, शू बात करो छो, दोनों 30-35 साल के कुंवारे हैं। उनको बस शादी करनी थी तो मैंने मदद कर दी, बाकी पैसों के बारे में मुझे नहीं पता साहब। शादी नाबालिग लड़कियों से? ना ना साहब, नाबालिग लड़कियों से कैसे शादी करेंगे, वो तो अपराध है ना। दोनों ने बालिग लड़कियों से ही शादी किया होगा। और तुमने? तुम्हारी बीवी भी दिखने में तो नाबालिग ही लगती है। साहब लगती है पर है नहीं, 20 वर्ष नहीं छे। मारी पास प्रमाण पत्र छे, लगन के पहले पूरी खातरी कर ली थी मैंने। दिखाओ जरा।
जी। साहब ये एफिडेविट और ये मैरिज सर्टिफिकेट। ये पंडित कौन है? मैं नहीं जानता साहब, बस कोई प्रवासी है तो। साहब ये एफिडेविट और ये मैरिज सर्टिफिकेट। साहब ये देखिए एफिडेविट। मिल गया रास्ता। ये देखो, तीनों एफिडेविट में एक ही लॉयर के सिग्नेचर और हर एक मैरिज सर्टिफिकेट में एक ही विटनेस की साइन, पंडित। अब ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि हर एक मैरिज में एक ही राह चलता आदमी विटनेस बन गया। सर इतने सारे लोगों के साथ वही घटना है, घटनाओं के साथ जुड़े एक ही लोग, तो ये तो बहुत बड़ा है। रैकेट है। सही कहा तुमने। मैं आज सुबह ही आरती और मृदुला के परिवार के बैकग्राउंड को चेक कर रहा हूं। दोनों एक ही गांव से, दोनों के गांव में सालों से सूखा पड़ा हुआ, दोनों के परिवारों में पिता ने सुसाइड किया हुआ, फार्मर सुसाइड केस, मतलब आमदनी बंद, दोनों के परिवार पर कर्जा। अब ये कोई रैंडम घटना तो है नहीं, इन परिवारों को चालाकी से चुना जा रहा है। ये जो कुछ भी है उसके बारे में सिर्फ हमें एक ही इंसान बता सकता है, जो इतने समय से चुप है। आरती, हम सब जान चुके हैं ये बहुत बड़ा रैकेट है ना, जो तुम्हारे और तुम्हारे गांव के आसपास वाले गांव में चल रहा है। नाबालिग लड़कियों के परिवारों को पैसे देकर उन लड़कियों से शादी करना, झूठे दस्तावेजों द्वारा उन लड़कियों के नाबालिग होने का सच को छुपाना, हमें सब पता है आरती। बस एक सच जानना बाकी है कि श्रीकांत को मारा किसने। देखो आरती, अब चुप रहने से तुम बच नहीं पाओगे। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम श्रीकांत का मर्डर करके बच जाओगी। तुम्हारे साथ साथ विपुल को भी अंदर करेंगे, दोनों सड़ोगे जेल में बनने। हम जानते हैं कि तुम किसी से डर रही हो। किसका डर है तुम्हें? नाम बताओ उसका। मैं नहीं जानती, मैं बहुत डर गई थी क्योंकि जिस दिन मैं घर पहुंची थी उस दिन मुझे उसका फोन आया था। हेलो। अगर तूने अपना मुंह किसी के सामने खोला ने तो मैं तुझे मार डालूंगा, जैसे तेरे उस आदमी को और तेरी उस मृदुला को। तो इंसान दो लोगों को मार सकता है, वो मुझे भी तो मार सकता है ना। आरती, तुम डरो मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसकी गारंटी हम तुम्हें देते हैं। लेकिन इसके लिए तुम जो कुछ भी छुपा रही हो वो सब हमें बताना होगा। मैं आपको सब सच बताती हूँ। मेरी उम्र 15 साल है। ये लो, आप लोगों के खजाने की चाबी। દીકરા જો તું બધું બરાબર છે ને? अरे 8वीं क्लास का पेपर थोड़ी कितना चेक कर रहा है, कोई गलती नहीं है। ऐसे हजार हजार हम रोज बनवाते हैं। इस एफिडेविट के मुताबिक आरती कानूनी रूप से बालिग है। इसका एक कॉपी बनवा के रख लो, कल को कोई आरती की उम्र के बारे में पूछे तो ये पेपर दिखा देना। इसके आगे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। कोई झमेला तो नहीं है ना? अरे कुछ नहीं होगा, जब तक ये एफिडेविट है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर इतना खर्चा करके बनवाया श्रीकांत भाई है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई झमेला नहीं होगा। ठीक है, तो ये लो कपिल भाई, पूरे 6 लाख हैं, गिन लो आप। अब हमारी आरती आपकी हुई। मारता था वो मुझे। श्रीकांत और मृदुला की हत्याओं के मामले एक बड़े रैकेट की ओर इशारा कर रहे थे और पुलिस को अब इस रैकेट की भनक लग चुकी थी। लेकिन वो इस घिनौने खेल के सिर्फ मोहरों को नहीं बल्कि इसके सरगना को पकड़ना चाहती थी और उन्होंने अपनी तहकीकात नए सिरे से शुरू की। लेकिन इस बीच तेजी से बढ़ रहे उस रैकेट का क्या? दिन रात आरती और मृदुला जैसी मासूम नाबालिग लड़कियों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई थी और ये कुप्रथा सिर्फ बढ़ती ही जा रही थी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज
मंगलम कुंडलिकक्षाय मंगलाय तनोहरि स्वाहा। श्रीमान, अभी वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। रुको, तेरे को विटनेस बनने का बहुत शौक है हाँ? और तुम लोग, लालत है तुम लोगों पर। अपने घर की लक्ष्मी को बेचने निकले हो तुम लोग। तुम्हें क्या लगा इन जाली कागजातों की आड़ में तुम लोग कुछ भी करोगे और बच जाओगे? तुम लोग जब इस कांड को अंजाम दे रहे थे तब पुलिस गेम ओवर की तैयारी कर रही थी। मुझे इस गांव के 14 से 18 साल के बीच की लड़कियों का डेटा चाहिए। उनके लिए अलग टॉयलेट्स बनवाने का प्रपोजल है, तो संख्या तय करनी है। डेटाबेस मिल सकता है? जी हाँ, मिलेगा। थैंक यू। अब तुम लोग ऐसी जगह पर जाओगे जहां पर सिर्फ एक ही सौदा होता है, पुलिस के डंडे का सौदा। चलो चल। सूखे के कारण सभी किसान त्रस्त हैं। इस कारण से जब भी कोई किसान आत्महत्या करता था तो उसका क्रियाकर्म मैं ही करता था, और इसी प्रकार उसके परिवार के बारे में मुझे पता चलता था। अगर सौदे की गुंजाइश होती पंडित मुझे बता देता, फिर हम खरीदार ढूंढने निकलते। खरीदार? हाँ? खरीदार? खरीदार ढूंढ। मैं था, एक मिनट। श्रीकांत के मुद्दे पर आ। सर, वो आप लोगों के पास आने वाला था। हम सब ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे किसी की नहीं सुनी। लेकिन मैंने श्रीकांत को नहीं मारा। मुझे ये भरोसा था कि ये मामला हम तक कभी नहीं पहुंचेगा। अरे डॉक्यूमेंट एकदम खरे थे, पैसे का लेन देन भी कैश हुआ था, और एक दिन अचानक हमें पता लगा कि श्रीकांत की मौत हो गई। तो हमारे लिए तो अच्छा ही था ना। तुझे कैसे पता चला श्रीकांत पुलिस के पास जाने वाला था? क्या तुम्हारी बीबी मृदुला इस सारे रैकेट का पर्दाफाश करने वाली थी? हाँ। तुमने इसके बारे में किसी को कुछ बोला था? हाँ। किसे? आखिर पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन अब भी 2 गुत्थियां सुलझनी बाकी थी, श्रीकांत और मृदुला की हत्याएं, और यही इस तहकीकात की आखिरी मंजिल थी। पंडित, वकील और जिग्नेश इस मंजिल तक पहुंचाने वाले आखिरी पायदान थे, और इन तीनों की जुबान पर एक ही नाम था। लेके चलो इसे थाने। साहब, मैं साचू कहूँ छू साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये सारे लोग ना झूठ बोल रहे हैं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये तेरे ही फोन रिकॉर्ड्स है ना? तूने ही वकील को फोन किया था। अरे अजय भाई, आपके समझ में नहीं आ रहा है क्या? श्रीकांत पुलिस के पास जा रहा है, हमें उसे रोकना पड़ेगा। हमारे एफिडेविट एकदम पक्के हैं, हमारा लेन देन भी कैश में हुआ है, तो पुलिस से क्यों डरते हो? देखो अजय भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, श्रीकांत का आप कुछ करो वरना मैं कुछ करता हूँ। फिर हमने जिग्नेश से पूछा। मृदुला ने पुलिस को सारी सच्चाई बताने की ठान ली थी, और ये बात जिग्नेश को पहले से ही पता थी, और मृदुला के मौत से पहले जिग्नेश ने ये बात सिर्फ एक इंसान को बताई थी। अरे जिग्नेश 15 साल की लड़की है, वो थोड़ा सख्ती से पेश आना, उसे धमका, डरा। किया जतिन भाई, नहीं मानती। कोई मतलब नहीं समझा भी ना, अब मैं ही कुछ करता हूँ। आरती को डराने के लिए तुमने ही फोन किया था ना? सच सच बोलो, तुम्हारे फोन रिकॉर्ड से हमें यह भी पता चला है। देख, हमें पता है कि तूने ही दोनों खून किए, और जब हमें विश्वास हो जाता है ना, तब हम उम्र, आदमी, औरत कुछ नहीं देखते। तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अब बोल बोल। हाँ साहब, मैंने ही दोनों को, श्रीकांत और मृदुला दोनों को। मेरे मना करने के बावजूद भी वो लोग आपके पास आ गए, इसलिए मैंने उसे। वो श्रीकांत जब तक आरती का इस्तेमाल कर रहा था तब तक उसे कोई तकलीफ नहीं थी, और मृदुला को भी जिग्नेश ने पैसे देकर खरीदा। वकील अजय और पंडित, उन्हें तो सिर्फ पैसे गिनना आता था साहब, किसी को नहीं पड़ी थी। लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत की फिक्र थी ना साहब। सौदा कर लिया ना, अब सड़ जिंदगी भर।
श्रीकांत और मृदुला का हत्यारा जतिन आखिरकार पकड़ा गया। पैसों के बदले शादी की आड़ में नाबालिग लड़कियों को बेचने के इस रैकेट के खत्म होते ही पूजा, आरती और उन जैसी अनगिनत बदनसीब लड़कियां अब आजाद थीं। लेकिन जीवन के इस खौफनाक दौर ने उनके मन में कई गहरे घाव छोड़े थे और उन्हें भरने में काफी देर लगने वाली थी। इस केस द्वारा हमारे समाज का एक बेहद घिनौना चेहरा सामने आया, जहां किसान आत्महत्या जैसी दुखद घटना का भी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए फायदा उठाया। ऐसे विभत्स और चौंका देने वाले कुकर्म अक्सर सभ्यता की आड़ में हमारे आसपास ही हो रहे होते हैं। जरूरी है कि हम उन्हें पहचाने, बेनकाब करें और शिकस्त दें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।